नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे यूपीपीएससी आर से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में यदि बात करें तो DIS से हम लोग टोटल आपका 10 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें 5 आपका हिंदी का टेस्ट था और 5 आपका फुल लेंथ का टेस्ट था। तो DIS में आज हम लोग इसका नेक्स्ट टेस्ट देखने वाले हैं। GS का जो है टेस्ट नंबर 6, यानी ओवरऑल टेस्ट नंबर आपका 11 होगा। और इस टेस्ट की यदि बात करें तो इसमें जो है आपका समान अध्ययन का फुल टेस्ट है, प्लस इसमें करंट अफेयर जो है ये जून मंथ का कवर किया गया। तो इस टेस्ट सीरीज का एक अच्छा बात यही है कि आपका एक मंथ का करंट अफेयर एक टेस्ट सीरीज में दिया जा रहा है। तो पिछला जो हम लोग किए थे उसमें मई मंथ का करंट अफेयर था, इसमें जून का करंट अफेयर रहेगा। साथ साथ यूपी स्पेशल का भी जो प्रश्न रहता है रहेगा। और समान अध्ययन जो आपको पता है कि प्रीलिम्स में 2 पेपर है, तो उसमें जी 140 नंबर का पेपर होता है GS वाला, वो पेपर आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो 10 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, तो जो लोग नहीं देखे होंगे वो लोग जाके देख लेंगे। तो इसका टेस्ट नंबर 11 आज हम लोग देखने वाले हैं, जो GS का होगा। इसके अलावा GS वर्ल्ड की बात करें तो इससे ओल्ड वाला जो है, जो फेज 1 में टेस्ट आया था, वो लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फेज 2 में जो आपका टेस्ट है, इसमें जो है हम लोग 4 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपका सेक्शनल टेस्ट है, चाहे हिस्ट्री का हो, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और आपका इसके अलावा पॉलिटी। 4 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसमें भी कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग DIS वाला टेस्ट कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। तो आपको जो है अभी सुबह 7:30 बजे DIS से रिलेटेड टेस्ट सीरीज मिलेगा अभी लगातार। अच्छा, इसके अलावा हम लोग PYQ देखे थे, जो रियल टाइम प्रश्न होता है। और इसमें जो लेटेस्ट आपका एग्जाम हुआ था 2021 की बात कर ले, या इससे पहले 2017 2016 वगैरह में जो भी पेपर हुआ था, उसका जो है दोनों पेपर, हिंदी का एज वेल एज जो GS का पेपर होता है, वो भी डिस्कस कर दिया गया है। जिससे आपको रियल टाइम में एक अंदाजा लग गया होगा कि कैसे प्रश्न आपके रियल टाइम एग्जाम में बनते हैं। अच्छा, तो आज हम लोग इसका टेस्ट देखने वाले हैं। इसके अलावा मैं बताया था आप सभी को पिछले जो टेस्ट सीरीज था उसमें कि एक जो है आप सभी के लिए कुछ लोग का रिक्वेस्ट आ रहा है, कुछ लोग पर्सनली जो पहले से लोग जुड़े हुए हैं, उनका मैसेज भी है कि एक सर मेंटरशिप प्रोग्राम यानी एक गाइडेंस प्रोग्राम दीजिए। तो वैसे में मैं डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, आप लोग के लिए काम किया जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो हम आपके लिए पूरा जो है डेडिकेटली काम करेंगे। तो इसके लिए मैं बता दूं थोड़ा सा 1-2 मिनट बस आपकी जानकारी के लिए, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम में जनरली हम करेंगे क्या, तो देखिए क्लियरली आपको एक लाइन सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए, रिजल्ट आप ही बनाएंगे। हमारा एक उसमें कुछ योगदान हो सकता है, लेकिन रिजल्ट तो आप ही को बनाना है। यानी मेरे साइड से जो भी मेहनत होगा हम करेंगे, लेकिन आपके साइड से तो मेहनत हम नहीं कर सकते हैं। तो जब तक कंप्लीट काम नहीं होगा रिजल्ट नहीं बनेगा। तो मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ। तो इसमें जो है इस प्रोग्राम में जनरली किया किया जाएगा, तो मैं आपको टॉपिक मेंशन कर सकता हूँ। यानी टॉपिक आपको दिया जाएगा एक दिन पहले। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक एनिसेंट इंडिया ही हो गया, एनिसेंट इंडिया का हिस्ट्री का एक टॉपिक मैं दे दिया, जैसे मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल के बारे में मैं दे दिया कि मौर्य काल के बारे में आपको पढ़ के आना है। ठीक है, किन्हीं को सोर्सेज और मटेरियल वगैरह का प्रॉब्लम होगा तो मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा PDF के फॉर्मेट में। अब मौर्य कला आप पढ़ के आएंगे और मौर्य कला कहीं क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। ठीक है, और टेस्ट में आप देख सकते हैं कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहता है। और जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन जो है इस टेस्ट का लाइव डिस्कशन होगा। अब लाइव डिस्कशन कहाँ हो सकता है, तो गूगल मीट पे हो सकता है, या दूसरा ऑप्शन है आपका यूट्यूब हो सकता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका जूम हो सकता है। तो हम लोग डिसीजन ले लेंगे। और लाइव मीट के माध्यम से यदि मान लीजिए मौर्य काल पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको कोई डाउट बन रहा है, तो आप डायरेक्टली वहां से प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। तो एक फुल प्रूफ जो है प्लान है। और ये अभी से लेके पूरा आपका जो एग्जाम होगा तब तक ये चलेगा। तो यदि आप लोग डेडिकेटली हैं, आप चाहते हैं, ठीक है, तो इस बात को, इस लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दें, ताकि वैसे बहुत सारे लोग जो गाइडेंस के अभाव में जो है मेहनती तो होते हैं, मेहनत भी करते हैं, बट उनको पता नहीं होता है। देखिए आजकल के एग्जाम में क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिए एक ही अगर सब्जेक्ट का आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारी पुस्तकें आपको मिलेंगी। अब ऐसे में जो है टाइम काफ़ी लिमिटेड है। तो यदि आप सटीक रणनीति बना के अगर सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ते हैं, तो फिर आप मेहनत करेंगे लेकिन रिजल्ट जो है नहीं मिलेगा। लेकिन यदि प्लानिंग आपका सही हो गया, एग्जीक्यूशन सही हो गया, एग्जीक्यूशन हमारे तरफ से और आपकी तरफ से भी होना चाहिए। ठीक है, देखिए कमिटमेंट कर देना, उसको निभाना, दोनों बात अलग अलग होता है। तो यदि मैं कमिट करूंगा तो मैं जरूर निभाऊंगा, लेकिन आपके तरफ से भी रिस्पॉन्स होना चाहिए। यदि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर ये जो है ये प्रोग्रामिंग, मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके लिए मैं कोई चार्ज यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ। लेकिन इतना उम्मीद कर सकता हूँ कि यदि आप लोग डेडिकेटली काम करेंगे तो बहुत सारे लोग रिजल्ट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देंगे, तो इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। इतना तो काम आप कर ही सकते हैं। मेरे पास देखिए अपना कोई टीम नहीं है,
ठीक है, मैं अकेला हूँ, अब अपना पर्सनल काम भी है, ठीक है, उसके बाद ही आपके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। तो आप लोग इस बात को अधिक से अधिक पहुंचा देंगे, आप ही लोग के माध्यम से ये बात जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सकता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, बस उनको कुछ ज़्यादा खासा नहीं करना है, स्टेज सीरीज के कमेंट बॉक्स में आप बस यस लिख देंगे, ठीक है, यस लिख देंगे, जिससे हम समझ पाएंगे कि आखिर कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। और बाकी ये प्रोग्राम कब से शुरू होगा, तो जल्द ही लेटेस्ट जो है 1-2 दिन बाद हम शुरू कर देंगे, जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो आप लोग का रिस्पॉन्स सही रहता है तो हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं रहता है तो फिर देखा जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज जो यूट्यूब में चल रहा है, जो PYQ का एनालिसिस चल रहा है, ये तो चलते रहेगा। चलिए, तो एक ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। तो चलिए, आप लोग जैसे मैं बताया हूँ कि आप लोग एक एक प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और अटेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल, ये जो टेस्ट पेपर बनाया गया है एक अच्छे टीम के द्वारा बनाया गया है, तो इनका टेस्ट सीरीज जो है अच्छा होता भी है। और जो भी अभी हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, 2-3 टेस्ट सीरीज, चाहे PCS मंत्रा से टेस्ट सीरीज किए अभी तक, 7 टेस्ट वहाँ भी किए हैं, तो उसमें भी अभी रिमेनिंग टेस्ट बचा हुआ है, सारा टेस्ट ही कंप्लीट करेंगे आपके एग्जाम से पहले। और एग्जाम के पहले क्या, बहुत पहले हम ये सारा टेस्ट कंप्लीट कर देंगे, ताकि आप रिवीजन वगैरह भी कर सकते हैं। बाकी जो है, आप PDF वगैरह के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। अभी तो PDF जो है DIS का 10 अपलोड कर दिया गया, PCS मंत्रा का 7 दे चुका है हम, उसके बाद GS वर्ल्ड में भी जो अभी लेटेस्ट हुआ था 2-3 वहाँ पे दिया गया है, लेटेस्ट 1-2 नहीं दिया गया है, तो सब एक ही दिन हम, जैसे हमको वक्त मिलता है हम वहाँ पे PDF वगैरह दे देंगे। इसके अलावा आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, मापुतो की खाड़ी स्थित है, तो बिल्कुल फैक्चुअल सा ये प्रश्न है, ठीक है। मैप से एक क्वेश्चन बोल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मापुतो जो है बे के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ सिचुएटेड है। प्रशांत महासागर है, अटलांटिक है, हिंद महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है, ठीक। चलिए, तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे, यहाँ पे हिंद महासागर हो जाएगा, इंडियन ओशियन में स्थित है। आप देखेंगे तो ये मोजाम्बिक के दक्षिण पूर्व में स्थित है आपका मापुतो की खाड़ी। तो एक मैप का प्रश्न था ये, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अफ्रीका माइनर में कौन कौन से देश शामिल हैं, ठीक है। अभी हम लोग थोड़े दिन पहले इसी तरह के प्रश्न किए थे। अफ्रीका माइनर, अफ्रीका माइनर में कौन कौन से देश शामिल है, तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया, ठीक है। ये जो अफ्रीका माइनर है, इसमें मोरक्को, अल्जीरिया और आपका ट्यूनिशिया। अफ्रीका विश्व का, आपको अगर महाद्वीप के बारे में पता ही होगा कि दूसरा है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो है, अगर महाद्वीप की बात करें तो एशिया है, ठीक है, और दूसरा आपका अफ्रीका है। तो अफ्रीका माइनर में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया हो जाएगा। अगले देखिए, निम्न लिखित कथनों में से सही कथन बताना है। पहला है, हर्न पठार कनाडा में अवस्थित है। क्षेत्रफल में रूस के पश्चात कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देखिए, पैरेलली मेरे साथ आंसर करते रहिए, भले आप गलत करें कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं आता है एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन गलत करके सही करेंगे आप बहुत कुछ सीखेंगे, यकीन मानिए आप, ठीक है। तो हर्न पठार जो है आपको स्थित कहाँ पे है, तो कनाडा में ही स्थित है। कनाडा में आप देखेंगे तो उत्तरी पश्चिमी प्रांत में, जो ग्रेट स्लेब झील के मध्य स्थित है, ठीक है। क्षेत्रफल के अगर आधार पे बात करेंगे तो कनाडा जो है दूसरा स्थान पे आता है, ठीक है, विश्व में। और रूस जो है आपका पहले स्थान पे आता है। एक से इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे लिखा ही आता है कि क्षेत्रफल जो है रूस के पश्चात कनाडा आता है, तो बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर 1 पे क्या आ जाता है, आपका रूस आ जाता है, तो ये भी बात सही था। चलिए, और हर्न पठार कहाँ पे है, तो ये आपको हर्न पठार कनाडा में स्थित है, ये भी बात सही था। मकर रेखा पर स्थित, अब ये क्वेश्चन हम इतना बार अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि मकर रेखा, कर्क रेखा हो गया, भूमध्य रेखा पे कौन कौन देश स्थित है, भारत में कौन कौन से राज्य स्थित है, सारा कुछ डिस्कशन हो चुका है। चलिए, तो यहाँ पे जो है आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए, मकर रेखा पे देखेंगे तो ये ब्राजील हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और टोंगा, ठीक है, ये सारा हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो पराग्वे हो गया आपका, अर्जेंटीना हो गया, चिल्ली, तो ये भी एक मैप का ही प्रश्न था। बुत्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक, ठीक है, मेडागास्कर हो गया, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका हो गया, फ्रांस वगैरह, ये सब स्थित है। टोटल जो है 12 देश इस पे स्थित है। तो ये हम लोग मैप के माध्यम से इसको देखे भी थे, ठीक। तो ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये मैपिंग वाला बात है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं। ये स्थित है तो है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि यही क्यों स्थित है, ठीक है। आपको पता है ये आपका ग्लोब हो गया, ये बीच में 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन क्या हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गया। और ऊपर 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा हो जाएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे 23.5 डिग्री साउथ, ये मकर रेखा। तब कर्क रेखा पे ये पूछा हुआ था
प्रश्न था आपका मकर रेखा पे, ठीक है, तो मकर रेखा वाला पे पूछता था, कर्क रेखा पे पूछता तो भारत भी आपका आ जाता। चलिए अगला देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 हम लोग देख रहे थे। निम्न में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो फैक्चुअल सा प्रश्न है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप है, एशिया, दक्षिणी अमेरिका। सही आंसर आप लोग कर लिए होंगे। पक्षियों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका को, ठीक है। यहाँ पे जो देखेंगे तो विश्व के लगभग बहुत प्रकार के यहाँ पे पक्षियों जो है देखने को मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? टैंगो बायोम है, विषुवतीय वन बायोम है, मानसूनी वन बायोम है, या टुंड्रा बायोम है? देखिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर्कटिक मरुस्थल जो है टुंड्रा बायोम को हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 7। देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है? खैबर दर्रे से नजदीक कौन है? पेशावर, लाहौर, क्वेटा, या तक्षशिला? खैबर दर्रा का लोकेशन आपको पता है, तो मैप से ही एक प्रश्न है ये। पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के जो है आपके मैदान जो हिंदू कुश वाला क्षेत्र है उसी के आसपास ये देखने को मिलेगा दर्रा। तो इसके सबसे निकटतम कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका पेशावर। अगला देखिए, कथन और कारण दिया गया है और यहाँ बताना है कौन सा सही। ऑप्शन वैसे ही है, ये यार दोनों सही है और आर ए का एक्सप्लेनेशन करता है, यार दोनों सही है लेकिन आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। ब्लैक होल के बारे में पूछा जा रहा है। दूसरा देखिए, कृष्ण छिद्र पे गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी नहीं निकलने देता है। इसमें बताना है कौन सा आपको सही है, ठीक है। ऑप्शन आप सभी को दिख ही रहा होगा। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा जा सकता है। अब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही क्या है, गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। कृष्ण छिद्र के बारे में, ब्लैक होल के बारे में आपको पता है कि दूरबीन से भी प्रत्यक्ष रूप से देखना इसको पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है कि आप किसी भी वस्तु को देख कैसे पाते हैं? जब तक वहां से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप लाल कलर को देखना चाहते हैं, कोई रेड कलर है, तो रेड कलर कैसे देख पाते हैं? रेड कलर का जब रे रिफ्लेक्ट होता है तब आप देख पाते हैं। अब ब्लैक नहीं देख पाते हैं क्योंकि ब्लैक क्या करता है, सारे कलर को ऑब्जर्व करता है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे देखना पॉसिबल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। हाँ, कृष्ण क्षेत्र पे गुरुत्वीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है और प्रकाश को भी नहीं निकलने देता है, ये बात सही है। तो ऐसे में आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये गलत है, किंतु आर जो है आपका सही है। अगला देखिए प्रश्न। इस प्रश्न में देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें सही है। भूगोल में नौ नियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर के द्वारा किया गया। ली का नाम प्रजनन सिद्धांत से संबंधित है। चलिए तो यहाँ पे पूछा गया था सही कथन और यहाँ पे दोनों कथन ही सही, आप लोग आंसर सही किए होंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। भूगोल में जो है नौ नियतिवाद का सिद्धांत जो है जी टेलर के द्वारा ही दिया गया था और ली का नाम जो है प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है, तो ये बात दोनों ही सही है। तो नियो जो है डिटरमिनिज्म थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? नियो डिटरमिनिज्म थ्योरी, ठीक है। नौ नियतिवाद यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो नियो डिटरमिनिज्म थ्योरी के बारे में पूछा गया था। ये जो दिया गया है आपको टेलर के द्वारा दिया गया है, जी टेलर के द्वारा, ठीक। और ली का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो है आपको माइग्रेशन से जो है जुड़ा हुआ है ली का नाम। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 10। अब देखिए ऐसे प्रश्न हम लोग जब अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे तो प्रश्न ऐसे पूछे गए थे। ये बंदरगाह है और देश है, कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें, बता दीजिए आप। पोर्ट डायमंड है कनाडा का, इगार्क रूस का, योकोहामा जापान का, रॉटरडम नीदरलैंड का? तो आप आंसर कर लिए होंगे। देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पोर्ट डायमंड जो है ये कनाडा का नहीं होके क्या है आपका दक्षिण अफ्रीका का है, तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तब आपको ये डाटा याद रखना है कि पोर्ट डायमंड कहाँ का है, दक्षिण अफ्रीका का। इगारका रूस हो गया, योकोहामा जापान और रॉटरडम नीदरलैंड, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 11। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित औद्योगिक नगरों में से कौन सा एक चीन में स्थित नहीं है? चीन में नहीं है कौन सा औद्योगिक नगर? अनसन, किनकी, वुहान या कैटन? देखिए यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा,
किनकी, ये किनकी कहाँ स्थित है, तो ये जापान में स्थित है। ये जो आपको जापान में है। बाकी यहाँ पे वुहान हो गया, अनसन हो गया, और वुहान से तो सभी लोग परिचित ही होंगे। ठीक है, तो ये सब चीन के औद्योगिक नगर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना आयन मंडल में नहीं होती है। ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण, मौसम संबंधित घटनाएं, उत्तर ध्रुवीय प्रकाश, दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि क्षोभ मंडल में कौन सी घटना, क्षोभ मंडल में नहीं, आयन मंडल में कौन सी घटना नहीं होती। आपको पता है पृथ्वी हो गई। ठीक है, पृथ्वी सबसे पहले परत, यहाँ क्षोभ मंडल देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आयन मंडल के बाद पूछा गया, आयन मंडल थोड़ा ऊपर होता है, तो इसमें जो है ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण देखने को मिलता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ कॉस्मिक रे। ठीक है, कॉस्मिक रे वाली घटना होती है। नेक्स्ट देखेंगे तो आपका उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश की बात करें तो ये भी इसमें हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश भी। मौसम संबंधित घटनाएं जो है इसमें नहीं होगी। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है आपका, तो क्षोभ मंडल में। ठीक है, ये जो आपका ट्रोपोस्फीयर में देखने को मिलता है, तो ये घटना इसमें नहीं होगा। तो ऐसे भी यदि आपको पता कि मौसम संबंधित घटनाएं जो है ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल में होता है, तो आप सही आंसर कर लेते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित मरुस्थल में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है। पूछा गया ऑस्ट्रेलिया में कौन स्थित नहीं है। शिम्पसन, ग्रेंडी, सैंडी या मोजावे। चलिए आप आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी मोजावे। मोजावे मरुस्थल जो है यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित है। बाकी देखे तो सिम्पसन हो गया, ग्रेंडी और सैंडी। ठीक है, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए क्या गया है कि नगर है, एक तरफ नदी है, सुमेलित करना है आपको। ठीक, तो वारसा है, कराकश, क्यू या मैड्रिड है, ये सब नगर है, किस नदी के किनारे हैं ये आपको बताना है। देखिए वारसा, ये विश्चुअला हो जाएगा, तो एक का दो बन जाएगा। काराकश, ये आपका गुएरे। नेक्स्ट देखिए क्यू, क्यू जो है निप्पर हो जाएगा। और नेक्स्ट मैड्रिड, मैड्रिड जो हो जाएगा मंजा नारिस। ठीक है, तो तीन, दो एक चार तीन जो लोग भी किए होंगे सही होगा, दो एक चार तीन ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। देखिए इसमें क्या पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित पे विचार कीजिए और बताइए कौन सही सुमेलित इसमें है। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को जीरोफाइट बोलते हैं, दलदली क्षेत्र में उगने वाले को हाइग्रोफाइट, लवणीय क्षेत्र में उगने वाले को हेलोफाइट। कौन सा सही सुमेलित है यहाँ पूछा गया है। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में जो उगता है इसे हम लोग जीरोफाइट ही बोलते हैं, तो ये भी सही होगा। दलदली क्षेत्र में हाइग्रो हो जाएगा और लवणीय वाला में हेलो हो जाएगा। सभी सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपका, बालकस झील कहाँ स्थित है। तो फैक्चुअल प्रश्न है, बालकस झील देखिए अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान। तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, रायलसीमा निम्नलिखित में से किस एक पठार का दक्षिण का विस्तार है। यहाँ दंडकायन है, तेलंगाना है, मालवा है, बुंदेलखंड है, तो ये आप रायलसीमा कर सकते हैं। देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी तेलंगाना का पठार। अगला देखिए, फिर आपको ये सुमेलित करना है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी। देखिए नहर है और एक तरफ नदी है, यानी कौन सी नदी पे कौन सी नहर जो है आपका बनाया गया है। चलिए देखिए सरहिंद है यहाँ पे, सरहिंद नहर, तो ये सतलज। ठीक है, तो एक का तो एक ही बनेगा। एडन नहर, ये दामोदर। एनिकट नहर कावेरी, और तिलपाड़ा नहर मयूर, मयूराक्षी। तो सब ही यहाँ पे सुमेलित है, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 3 4। अगला देखते हैं, कथन और कारण है, और इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। देखिए पहला है कि भाबर प्रदेश में नदियाँ जो है विलीन हो जाती है, इस प्रदेश में पारगम्यता जो है, पारगम्यता अधिक होता है। बात किसकी है, भाबर प्रदेश की, यानी रिवर जो है डिस्पेयर हो जाता है क्या, भाबर रीजन में, पहला पूछा गया है। ठीक है, दूसरा है कि इस प्रदेश में पारगम्यता अधिक होता है। ठीक है, यानी परमिबिलिटी की बात कीजिएगी कि परमिबिलिटी क्या इसका अधिक होता है इस क्षेत्र का। देखिए बिल्कुल ही सही है ये बात, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए आर सही है, और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी, परमिबिलिटी जो है हाई हो जाता है, इसी कारण ये नदियाँ जो है विलीन हो जाती है।
अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 20। देखिए, पूछा गया है कि सौरमंडल के निम्नलिखित ग्रहों में से किस एक को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, बुध को, मंगल को, शुक्र को या बृहस्पति को, यानी मिनी सोलर सिस्टम किसको कहा जाता है? मिनी सोलर सिस्टम को हम लोग बृहस्पति के, जुपिटर को नाम से जानते हैं। तो जुपिटर को हम लोग मिनी सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। आपको पता है जुपिटर के बारे में कि ये हमारे जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला देखते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गलत है कौन सा है बताना है। हिमनद है और नदी है, सियाचिन, नुब्रा, जेमू, तीस्ता, बंदर, पुक्ष, यमुना, मिलाम, चेनाब, यानी कौन जो है कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल ये पूछा गया है। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, मिलाम, चेनाब। ठीक है, चेनाब जो है 12 सिगरी से निकलता है। ठीक, बाकी देखे तो ये सब सही है। अच्छा, ये मिलाम से कौन निकलता है? तो मिलाम से आपका गौरी गंगा निकलती है। ठीक है, और याद रखेंगे चेनाब का उद्गम जो है ये हिमनद कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका 12 जो है सिगरी। बाकी सब सही है, तो इनको ध्यान रखेंगे। देखिए, बंदरपुछ हिमनद से यमुना, जेमू से तीस्ता, सियाचिन से नुब्रा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 22। तो ये सब अभी ज्योग्राफी का प्रश्न चल रहा है आपका। भारत में स्थित निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक पश्चिमी तट पे स्थित है? ठीक है, पश्चिमी तट पे, ये आपका पूर्वी तट हो जाएगा, ये आपका पश्चिमी तट हो जाएगा। जंजीरा, एनौर, तूतीकोरिन या हल्दिया। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, ये हल्दिया तो आपका पूर्वी तट पे हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा जंजीरा ही हो जाएगा। जंजीरा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र ये पश्चिमी तट पे ही है, इधर ही स्थित है। बाकी एनौर देखें तो एनौर तो ये तमिलनाडु का हो गया। ठीक है, तूतीकोरिन भी तमिलनाडु का हो गया, और हल्दिया तो पश्चिम बंगाल का। तो सारा ये पूर्वी जो है तट पे स्थित थे। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सबसे दक्षिण में स्थित है? ठीक है, सबसे दक्षिण में। तो ये एक छोटा सा नदी से मैप का प्रश्न हो गया। देखिए, स्वेक, जास्कर, स्पीति, सतलज है। तो देखेंगे तो सबसे पहले स्वेक आ जाएगा, फिर जास्कर, फिर स्पीति, फिर सतलज लास्ट में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी ही बन जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, किंगरी विंगरी दर्रा अवस्थित है? किंगरी बिंगरी ये हिमाचल में, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम। देखिए सही आंसर क्या बन जाएगा आपका, आप आंसर करेंगे लिए होंगे सही, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में जो है किंगरी बिंगरी दर्रा वहीं पे है, और ये उत्तराखंड में चमोली को तिब्बत से जोड़ता है ये। ठीक है, किंगरी बिंगरी दर्रा। ऐसे तो उत्तराखंड में और भी दर्रे हैं, जैसे आपको पता ही होगा, नीतिला हो गया, लिपू लेक, सैलसा, ये सब यहाँ पे दर्रा है। अगला देखिए, देश के एक तिहाई क्षेत्र में वन अथवा वृक्षारोपण होने की अनिवार्यता किस वन नीति में रखा गया कि एक तिहाई पे वन रोपण होना चाहिए, लगभग 33% पे? ये कब जो है तय किया गया, पूछा गया है। राष्ट्रीय वन नीति 1980, 52, 88 या 94? देखिए, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 था, और इसी में तय किया गया था कि देश में एक तिहाई वन या वृक्षारोपण होना अनिवार्य है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जलोढ़ मृदा एक क्षेत्रीय मृदा होता है। काली मृदा एक अनउपजाऊ मिट्टी होती है, जिसे जल धारण करने की क्षमता काफी कम होती है। इसमें क्या बताना है, कौन सा सही है? देखिए, पहला ही है कि जलोढ़ मृदा क्या होता है, क्षेत्रीय मृदा होता है। देखिए, रीजनल जो है ये सॉइल नहीं होता है, नॉन रीजनल होता है। ये क्षेत्रीय मृदा तो नहीं होता है जलोढ़ मृदा। ठीक है, काली मृदा, आपको जलोढ़ मृदा पता है कि नदियाँ जो निक्षेप छोड़ती है वही जलोढ़ मृदा निर्माण करती है। ठीक है, ये डिपेंड किस पे करता है? तो निक्षेप पे, नदियों के निक्षेप पे। तो एक प्रकार का क्या हो जाएगा आपका, नॉन रीजनल सॉइल हो जाएगा, एक जो है आपका अक्षेत्रीय मृदा हो जाएगा। काली मृदा अनउपजाऊ मृदा बता रहा है इसको, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपको, गलत हो गया। काली मृदा जो है, अच्छा, काली मृदा क्षेत्रीय मृदा होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये उपजाऊ मिट्टी होता है, अनउपजाऊ नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे में स्टेटमेंट ये। अच्छा, जल धारण क्षमता काफी कम होती है, ऐसा कुछ नहीं है, जल धारण का क्षमता इसमें काफी अधिक होता है काली मिट्टी में। दोनों ही गलत, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ना तो एक ना ही दो। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 27। ये हम लोग अभी ज्योग्राफी का प्रश्न देख रहे हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
RLEGP कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को शुरू किया। इसमें केंद्र सरकार ने 100% हिस्सेदारी की है। देखिए ये RLEGP कार्यक्रम यानी रूरल जो है लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है। ये जो रूरल आपका लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है ये कब लाया गया था? तो ये 15 अगस्त 1983 को लाया गया था। बिल्कुल ही सही है, आंसर कर लिए होंगे। केंद्र सरकार 100% इसमें हिस्सेदारी भी रखी थी, ये भी बात सही है। तो पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना था। ठीक है, उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार वगैरह सृजन करना। ठीक है, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट जो है गारंटी प्रोग्राम का उद्देश्य यही था। दोनों सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बन जाएगा। 28 देखें, आशा। आशा के बारे में बताना है, असत्य कथन यहाँ बताना है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आशा एक प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य सहायिका है जो समुदाय तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सहायिका के रूप में काम करती है। आशा उसी गांव से कोई महिला होती है। चलिए आंसर आप लोग करें। तो पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे है आपका कि आशा एक प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य सहायिका होती है। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए पहला तो बिल्कुल ही सही है, ये प्रशिक्षित होती है और जो समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच सहायिका के रूप में कार्य करती है। और आशा जनरली उसी गांव की कोई महिला होती है, ये भी बात सही है। यहाँ पूछा गया था गलत कौन है, तो कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए असत्य कथन। इसलिए सबसे पहले आप स्टेटमेंट ये पढ़ेंगे, उसके बाद सीधे पढ़ेंगे पूछा क्या है, सही या गलत। ठीक है, तो यहाँ पे भी गलत आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहला लिखा है कि नई पेंशन स्कीम जो है वित्त मंत्रालय के अधीन चल रही एक केंद्र सरकार समर्थित पेंशन स्कीम है। 18 से 65 वर्ष के कोई भी भारतीय नागरिक, निवासी, अनिवासी यानी कोई एनआरआई है, एनपीएस का सदस्य हो सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए न्यू पेंशन स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है। ये तो पेंशन स्कीम आपको पता होना चाहिए कि न्यू पेंशन स्कीम जो है 2004 में ओपन किया गया था। 2004 में शुरुआत किया गया था, 2009 में सभी क्षेत्र के लिए लागू हो गया। तो देखिए यहाँ नई पेंशन स्कीम वित्त मंत्रालय के अधीन केंद्र सरकार से समर्थित पेंशन स्कीम है, तो बात सही है। 18 से 65 वर्ष के इसमें लोग जो है इसके लिए लाभान्वित भी होते हैं। तो ये दूसरा नंबर स्टेटमेंट भी क्या है आपका? सही है। तो यहाँ पे गलत पूछा गया था, तो कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। देखिए पूछा गया कथन कारण, और इसमें पहला स्टेटमेंट देखिए, भूमि विकास बैंक ग्रामीण शाखा की दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति करता है। दीर्घकालीन शाखा का ढांचा सभी राज्यों में एक समान होता है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। देखिए ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा। देखिए भूमि विकास बैंक की बात करें तो ग्रामीण शाखा की दीर्घकालीन आवश्यकताओं का पूर्ति करता है, ये बात क्या है? सही है। दीर्घकालीन शाखा का ढांचा सभी राज्यों में एक समान है, ये बात क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, दीर्घकालीन शाखा का ढांचा सभी राज्य में एक समान नहीं है। ठीक है, कुछ राज्य में देखेंगे तो केंद्रीय और प्राथमिक भूमि विकास बैंक दोनों होते हैं, कुछ में जहाँ देखेंगे प्राथमिक विकास भूमि बैंक नहीं होता है, तो ये समान तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सही है, आर गलत है, और ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? सी बन जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। देखिए पूछा गया किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई? तो ये प्रश्न ऑलरेडी हम लोग किए हैं अभी। ठीक है, ये जीएस वर्ल्ड वाला टेस्ट सीरीज में प्रश्न हम लोग देखे थे, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ये जो है आरवी गुप्ता समिति, किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत जो है आपको आरबी गुप्ता समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1988 में इसकी 1988 नहीं 1998 में इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 32। देखिए यहाँ पे कथन कारण दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा आपको सही है। पहला है कि विकास का भारतीय मॉडल राज्य और व्यक्ति दोनों के हितों का रक्षा करता है। दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इकोनॉमी का प्रश्न आप अभी देख रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 32 है, बाकी ऑप्शन वैसे ही हैं। तो देखिए पहला लिखा है कि विकास का भारतीय मॉडल राज्य और व्यक्ति दोनों के हितों में रक्षा करता है, बिल्कुल सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी बात क्या है? सही है, दोनों सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत यहाँ तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए इकोनॉमी का आप रिवीजन करना चाहते हैं
या पॉलिटी का रिवीजन करना चाहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, तो वो सब वीडियो हम बना चुके हैं, रिवीजन करा चुके हैं। लाइव सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, और जाके एक रिवीजन, एक माइंड मैप अपना आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी की बात किया जा रहा है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखिए, भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा या व्यापार वाणिज्य के मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, या एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ये ऑप्शन सी बन जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ठीक है, जो सेंट्रल आपका स्टैटिक ऑफिस है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है ये। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। और अभी इसके लिए जो आधार वर्ष रखा गया है वो 2011-12, ये भी थोड़ा बात याद रखेंगे। इसका आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। देखिए, कोई सूचकांक जारी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसका रेफरेंस आप रखेंगे। ठीक है, और ये जो है आपका मासिक आधार पे जो है जारी किया जाता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, यानी सीएसओ के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी माना जाता है? अब देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है टेस्ट सीरीज में आपका। हॉट मनी एफडीआई को, ये एडीआर है, जीडीआर है, एफआईआई। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, एफआईआई। हॉट मनी की बात पूछी गई थी। ठीक है, तो एफआईआई यानी आपका फॉरेन जो है आपका इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है, इसी को हॉट मनी माना जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 35। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रणेता किसे माना जाता है? देखिए, तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ये आसान सा प्रश्न था, फैक्चुअल प्रश्न था बिल्कुल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, आर्थिक नियोजन के प्रणेता जो है एम विश्वेश्वरैया को ही माना जाता है। अब भारत में तो देखेंगे तो आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सबसे पहले 1934 में आया था, और एक इनकी पुस्तक भी है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये भी बात थोड़ा ध्यान रखेंगे, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसका पुस्तक है? इन्हीं का है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? कथन और कारण है। अच्छा, प्रश्न संख्या 36 अभी रह गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में कौन सा सही है? ये पूछा गया है, प्रधानमंत्री जो है किसान मानधन योजना। देखिए, इस योजना का प्रारंभ सितंबर 2019 में किया गया था। ये छोटे और सीमांत किसानों के वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा की योजना था। 18 से 40 आयु वर्ग के किसान सम्मिलित थे। उपयुक्त सभी कथन सही है। देखिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, योजना जो है 2019 में ही शुरू किया गया था, और छोटे और सीमांत जो किसान हैं उनके वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया था, और 18 से 40 वर्ष के लोग इसमें किसान पात्र होते हैं, तो ये बात सही है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का राजकोषीय उपाय नहीं है? देखिए, मुद्रास्फीति को यदि आपको नियंत्रित करना है तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। संतुलित बजट बनाना, प्रगतिशील करोपण करना, कठोर साख नीति अपनाना, या उत्पादन में वृद्धि करना। यदि आपको मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है तो आप क्या करेंगे? देखिए, तो इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन आप लोग सी सही किए होंगे, कठोर साख नीति बनाना। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का दो उपाय है, एक तो राजकोषीय आप उपाय कर सकते हैं, एक मौद्रिक उपाय कर सकते हैं। ठीक है, कठोर साख नीति बनाना, इसके अलावा देखेंगे तो मुद्रा की मात्रा का संकुचन करना, ये मुद्रास्फीति नियंत्रण का मौद्रिक उपाय होता है। तो इसमें जो पूछा गया था मुद्रास्फीति नियंत्रण करने का राजकोषीय उपाय, तो ये राजकोषीय उपाय नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही रखा गया। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। केंद्रीय बजट 23 में घोषित निम्नलिखित योजना में से किस एक संबंध में आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है? 2023 के बजट के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। देखिए, किस एक का संबंध आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है? तो बिल्कुल ही पता होगा आपको, अमृत धरोहर योजना। ठीक है, अमृत धरोहर योजना काफी चर्चा में था, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2023 के बजट में ही अमृत धरोहर योजना के बारे में बताया गया था। ठीक है,
आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर इनका संरक्षण किया जाएगा। बाकी इसमें देखिए पीएम प्रणाम योजना के बारे में, पीएम डिवाइन है, ठीक है। पीएम प्रणाम योजना के बारे में आपको पता ही होगा, रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम करके और अस्थायी कृषि पद्धति को बढ़ावा देना, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जो है अग्रसर होने के लिए एक पीएम प्रणाम योजना लेके आया गया था, ताकि जो है आपको क्या किया जाए, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम किया जाए। पीएम डिवाइन योजना की अगर बात करेंगे तो ये पूर्वोत्तर में विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए, तो ये भी सब फैक्ट याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला देखिए, समुद्री मछली उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पहले स्थान पे है मछली उत्पादन में? तभी तो डाटा अपने पास थोड़ा लेटेस्ट है नहीं, बाकी इसमें आंसर देखें तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, गुजरात, ठीक है। इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का स्थान आएगा। 2019-20 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग गुजरात ही है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है? महाजन और साहूकार, व्यापार, आड़तीय सहकारी समितियां। देखिए कृषि वित्त का जो है स्रोत जो है दो ही तरह का, एक संस्थागत होता है, गैर संस्थागत होता है, यानी एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स हो गया आपका, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था आपका, नॉन इंस्टीट्यूशनल में कौन शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बन जाएगा आपका, सहकारी समितियां। अच्छा देखेंगे तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन शामिल होता है, तो महाजन और साहूकार, व्यापारी, जमींदार, आड़तीय हो गया और संबंधी और मित्र। जबकि इंस्टीट्यूशनल में कौन हो गया, सहकारी समिति हो गया और बैंक आ जाएगा, वाणिज्यिक बैंक आ जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सरकार। ये सब किस में आ जाएगा आपका, संस्थागत में आ जाएगा, ठीक है। संस्थागत वाला डाटा याद रखेंगे कौन कौन आएगा इसमें, तो कॉर्पोरेटिव जो सोसाइटी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया और गवर्नमेंट हो गया। जबकि नॉन जो है इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन आ जाएगा, तो मनी लेंडर्स हो जाएंगे, ट्रेडर्स हो गए आपके, जमींदार हो गए, ठीक है, आड़तीय हो गए आपके, और रिलेटिव और जो है फ्रेंड्स आ जाएंगे। चलिए तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से है? बैंकिंग संरचना में सुधार से रंगराजन है, मालेगम है, नरसिम्हन या उपरोक्त में से कोई नहीं, आप आंसर कर लिए होंगे। बैंकिंग जो है स्ट्रक्चर के बारे में, उससे सुधार से रिलेटेड कौन था, तो ये नरसिम्हन समिति ही था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, कथन और कारण दिया गया है और यहाँ से आपको ये हिस्ट्री का प्रश्न है। और इसमें पहला प्रश्न है, लॉर्ड एलनबेरो के काल में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह पहला आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। कौन आंसर होगा ये बताना है। देखिए आप आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। एलनबेरो के समय ही आपको बताया कि सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, ठीक है। तो इन्हीं के समय जो है आंग्ल जो है अफगान युद्ध हुआ और इसमें पूर्णतः जो है विलय कर लिया गया था, तो ये उसका परिणाम ही था, तो इसलिए ऑप्शन ए बन जाएगा सही। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख जो है रचना है? देखिए बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय, ज्योतिबा फुले, दयानंद। देखिए ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेट करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले। देखिए ज्योतिबा जो गोविंद राव फुले थे, ये समाज सुधारक थे और इनके द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया और इन्हीं के द्वारा जो है ये लिखा गया, ठीक है। अच्छा ज्योतिबा फुले से ये भी फैक्ट याद रखेंगे, आप सभी को पता ही होगा कि सत्य शोधक समाज इन्हीं के द्वारा 1873 में स्थापित की गई थी, ठीक है। और तृतीय जो है आपका धर्म तृतीय रत्न हो गया, इशारा हो गया, शिवाजी की जीवनी, इसके अलावा गुलामगिरी, सब इनका पुस्तक था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति अपनाई थी? बहुत ही आसान से रिपीटेड प्रश्न है, बहुत एग्जाम में अभी तक पूछा गया है। शांत जल ब्लू वाटर पॉलिसी ये अपनाया गया था फ्रांसीसी डी अल्मीडा के द्वारा। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हो गई? पहला आंग्ल मैसूर है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए चौथा ही आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ आपका और उसके बाद टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब? 1799 में, और इसमें टीपू का मृत्यु हो गया लड़ते हुए। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। प्रमुख विद्रोह है और संबंधित नेता है,
पाइका विद्रोह, बक्सी जगबंधु रामोशी, चित्तर सिंह, अहोम, चक्र बिशोई, खांसी विद्रोह, तीरथ सिंह। कौन सही सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह जो है चक्र बिशोई का नहीं, ये किनके नेतृत्व में था आपका, अहोम विद्रोह था गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। अच्छा, तो चक्र बिशोई किसका नेतृत्व कर रहे थे, तो खोड़ विद्रोही का नेतृत्व कर रहे थे, जो आपका खोड़ विद्रोह था। बाकी सब सही है, पाइका से जगबंधु, रामोसी चित्तर सिंह, खासी से तीरथ सिंह। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 47। तभी हम लोग हिस्ट्री का प्रश्न देख रहे हैं और उसमें भी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, और जैसा कि हम लोग पीवाई की एनालाइज किए थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि आपका हिस्ट्री में देखिए तीन ही सेक्शन, आपका एनिशियंट इंडिया का हिस्ट्री हो गया, मेडाइवल इंडिया हो गया और मॉडर्न इंडिया हो गया। तो मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, एनिशियंट और मेडाइवल से कम प्रश्न पूछे जाते हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बंबई में कब किया गया था, ये पूछा गया है। 1927 है, 24 है, 25 है, 28 है। तो आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1924 में ही स्थापित किया गया था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। किसके द्वारा किया गया था, अंबेडकर द्वारा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना असहयोग आंदोलन के बाद जो है पश्चात घटित हुई है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर असहयोग कब हुआ था, ठीक है, तो उसके पश्चात होना चाहिए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल की स्थापना, स्वराज पार्टी का स्थापना, कामागाटा मारू प्रकरण। देखिए, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था आपका, 1916 में, सभी को पता होगा। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल की स्थापना जो की गई थी, ये कब की गई थी आपको, तो 1917 के आसपास। स्वराज पार्टी 1923 में बना था आपका। कामागाटम मारू प्रकरण कब हुआ था, तो 1914 में। यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया था आपका कि असहयोग के बाद हुआ था, तो असहयोग कब हुआ था, तो 1920 से 22 में स्थगित कर दिया गया था असहयोग आंदोलन। उसी के बाद स्वराज पार्टी बना था, तो उसके पश्चात पूछा गया, तो उसके पश्चात तो यही हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा आपका। अगला देखिए, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, ये कथन किसके द्वारा बताया गया है। देखिए, सही आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। विवेकानंद के बारे में आप सभी को पता ही होगा, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और इन्हीं के बारे में जो है टैगोर का स्टेटमेंट था कि भारत को अगर समझना चाहता है तो विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, ठीक है। विवेकानंद का जो है बारे में आपको पता होगा कि रामकृष्ण जो है मिशन इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया। अगला देखें, ब्रिटिश काल के सरकार के द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। देखिए, तो शिक्षा में सुधार है, अकाल के कारणों का पता लगाना, देशी रियासतों से संबंध। देखिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, भूमि कर रहित जागीरों का पता करके और उन्हें छीनना। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, इनाम कमीशन। इनाम कमीशन का स्थापना कब हुआ था, ये भी बात ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, 1852 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में मेयर किस वर्ष चुने गए थे। देखिए, 36 है, 21, 23 या 25। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। कलकत्ता में मेयर का जो चुनाव हुआ था उस समय सुभाष चंद्र बोस 1923 में चुने गए थे, ठीक है। उसके बाद आप सभी को पता होगा कांग्रेस के अध्यक्ष भी 2 बार रहे थे, 1938 और 39 में। उसके बाद 39 में मतभेद की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड आपको फैक्ट तो पता ही होगा, इनका जन्म जो है उड़ीसा के कटक में हुआ था और ये ICS का परीक्षा भी उत्तीर्ण किए थे। और सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास थे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और अलाउद्दीन के विजयों का सही क्रम लगाना है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, तो देखिए यहाँ पे जो है मालवा है, चित्तौड़, गुजरात और रणथंभौर है। तो सबसे पहले यदि आपको ईयर वगैरह पता है तो आप बता सकते हैं, जैसे गुजरात है तो गुजरात आपको 1297 में, ठीक है। उसके अलावा रणथंभौर विजय देखेंगे तो ये आपको 1301 में, चित्तौड़ वाला जो हो जाएगा ये 1303 और मालवा ये 1305। तो देखिए, आप सीक्वेंस लगा ही सकते हैं, सबसे पहले गुजरात का विजय 3 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो ये 4 हो जाएगा रणथंभौर वाला, और नेक्स्ट हो जाएगा 2 और 1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53। देखिए, निम्न में से किस काश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी।
शिहाबुद्दीन है, सिकंदर, शहाबदेव है, जैनुल आबिदीन। आंसर कर लिए होंगे सिकंदर। देखिए सिकंदर जो था वही सती प्रथा पर रोक लगा रहा था और कश्मीर का शासक था। और ये जैनुल आबिदीन के बारे में आपको पता ही होगा, इसी का पुत्र था ये। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 54। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जिनको भी पता होगा। औ- औरंगजेब द्वारा अपनी बेगम रबिया उद दुरानी की स्मृति में निर्मित बीबी का मकबरा ये कहाँ पे अवस्थित है? उत्तर प्रदेश है, नई दिल्ली, महाराष्ट्र या गुजरात है? तो देखिए ये मकबरा जो है आपको कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। फैक्चुअल सा प्रश्न था, बीबी का मकबरा के नाम से प्रसिद्ध है। और ये ताजमहल जैसे आप देखते हैं तो उसी तरह से ये भी बनाया गया है, उसका एक फोड़ नकल इसको बोला जाता है। अगला देखिए कथन और कारण है, और देखते हैं इसमें। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भाब्रू, भाब्रू से प्राप्त होता लघु शिलालेख है। यानी भाब्रू का जो लघु शिलालेख है वही एक प्रबल जो है समर्थन करता है कि अशोक क्या था? बौद्ध था। इस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। बताना है कौन सा इसमें सही होगा। ठीक, देखिए प्रश्न संख्या 55 है, बाकी ऑप्शन तो आप देख ही रहे हैं। देखिए तो इसमें देखिए पहला कथन जो है बिल्कुल सही है, अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भाब्रू से प्राप्त जो है लघु शिलालेख है इसी में मिलता है। ठीक है, दूसरा कथन सही नहीं है यहाँ पे कि अशोक स्वयं को बुद्ध शाक्य कहाँ बताता है, तो इसमें नहीं, भाब्रू में नहीं बताता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपको गलत हो जाएगा। ये मास्की का जो शिलालेख है उसमें अशोक स्वयं को बुद्ध शाक्य बताता है। तो ये सही हुआ, आर गलत। तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला देखिए, चोल काल में फेरुंदम तथा शिरुंदम थे। तो ये चोल प्रशासन के उच्चाधिकारी और निम्न श्रेणी के अधिकारी ब्राह्मण बस्तियों की सभा, व्यापारी की सभा या सर्वसाधारण? देखिए सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे चोल प्रशासन के उच्च अधिकारी और निम्न श्रेणी के अधिकारी। ठीक है, तो इनको उच्च अधिकारी को बोलते थे, शिरोदम जो है निम्न श्रेणी के अधिकारी को बोलते थे। ब्राह्मण बस्तियों के सभा को क्या बोलते थे? तो ये अग्रहार बोलते थे। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये टर्मिनोलॉजी जो है पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी आपके, अग्रहार। ठीक है, व्यापारियों की सभा को क्या बोला जाता था? नगरम। और नेक्स्ट देखेंगे सर्वसाधारण की सभा, तो इसको ऊर बोला जाता है। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्शन है, एक तरफ उसका प्रवर्तक है। उत्तर मीमांसा बदरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक कर्णाद, न्याय मीमांसा कपिल। तो यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आप लोग डी किए होंगे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कपिल नहीं है, कौन है? गौतम है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 58। देखिए पूछा गया है कि वैदिक साहित्य में उल्लेखित विदुषी स्त्रियों में कौन सा एक ऋषि अगस्त की पत्नी थी? अपाला, घोषा, लोपामुद्रा या विश्वारा? वैदिक साहित्य आप पढ़े होंगे और इसमें विदुषी थी लोपामुद्रा, ये अगस्त की पत्नी थी। तो ऑप्शन सी ही बन जाएगा। निम्नलिखित धार्मिक साहित्यों में से किस में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सत सहस्त्र संहिता भी कहा गया? तो ये तो आसान सा प्रश्न है। महाभारत, रामायण, गीता, रामचरित, आप एलिमिनेट करके भी बता सकते हैं। महाभारत में ही 1 लाख होने के श्लोक के चलते इसे सत जो है सहस्त्र संहिता भी कहा गया है। शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। इसने रोहतासगढ़ के किलों का निर्माण कराया, इसने कबूलियत और पट्टा प्रथा की प्रारंभ की, मल्लिक मोहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन थे। यह सभी कथन सही है। देखिए शेरशाह के सूरी के बारे में, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करके आप लोग आंसर कर लिए होंगे, बिल्कुल सही है। कबूलियत और पट्टा प्रथा प्रारंभ किया गया, मल्लिक मोहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 61। कथन और कारण दिया गया है। शिवाजी की जो है प्रशासन व्यवस्था किसी भी प्रकार की कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी। 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। इसमें बताना है कौन सा सही होगा। देखिए ये तो बात सही है कि 8 मंत्री इसमें काम करते थे, अष्टप्रधान बोला जाता था, तो ये तो सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलती है। अच्छा नहीं, पहला स्टेटमेंट गलत नहीं है। प्रशासन इनका व्यवस्था किसी प्रकार के कैबिनेट के समतुल्य नहीं था, ये बात भी सही है। ठीक है, क्योंकि 8 मंत्री के सचिव की भांति ये कार्य करते थे। ठीक,
दोनों सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर सही है, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन करा। सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिरोज शाह तुगलक? देखिए लोक निर्माण विभाग तो फिरोज शाह तुगलक के समय ही बना था। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 63। देखिए पूछा गया है कि मराठों के साथ होने वाले निम्नलिखित में से किस एक संधि को वारेन हेस्टिंग्स ने कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा था? ग्वालियर की संधि है, सुरजी गांव की संधि, पुरंदर की संधि या मंदसौर की संधि? देखिए आप लोग आंसर सही कर लिए होंगे, पुरंदर की संधि। मराठों के साथ जो है पुरंदर की जो संधि हुई थी, तो वारेन हेस्टिंग द्वारा इसको कागज का टुकड़ा ही कहा गया था। पुरंदर की संधि ऐसे 1700 जो है आपको 76 में, ठीक है, पेशवा माधवराव, नारायण राव और अंग्रेज के बीच में की गई थी। अब अगला जो है, अभी हम लोग 3 सेक्शन देख लिए। एक पहला आपका ज्योग्राफी हो गया, फिर इकोनॉमी एंड हिस्ट्री, अब हम लोग पॉलिटी का प्रश्न देखने जा रहे हैं। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र सौंपता है किसको? राज्यसभा के उपसभापति को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को? ये तो आसान सा प्रश्न है, आप लोग कर लिए होंगे। और पॉलिटी का रिवीजन करना चाहते हैं तो लाइव सेक्शन में जाके पॉलिटी का 2 वीडियो अप्रॉक्स 6 से 7 घंटे में है, वो जाके आप एक रिवीजन कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र देता है। अगला देखते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या दिया था कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र, ठीक है, ये सही होगा, अपना राष्ट्रपति को ही देता है। अगला देखते हैं। लोकसभा के सीटों का आवंटन में कौन सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश में 80, केरल में 20, पंजाब में 15 या गुजरात में 26? देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है आपको सभी को पता है कि लोकसभा के 80 सीटें हैं, केरल में देखेंगे तो 20 सीट, गुजरात में, पंजाब में 15 नहीं है, पंजाब में कितना है? 13 सीट है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? ये बताना है इसमें से। ठीक है, देखिए चौधरी देवीलाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेक्स्ट है इसमें लाल कृष्ण आडवाणी, जगजीवन राम। चलिए ऑप्शन आप सभी को नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है, आंसर करें। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछा किया गया था कि भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, ऐसे तो संविधान में कोई उप प्रधानमंत्री का पोस्ट है नहीं। ठीक है, देखिए चौधरी देवीलाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल कृष्ण आडवाणी, जगजीवन राम, सभी लोग रहे थे, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा, वीवी वीवी चौहान भी रहे थे। ठीक है, अगला देखते हैं। राजनीतिक दल तथा उनके स्थापना का वर्ष में कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पे डीएमके है, एनसीपी, सीपीआई और बीजेपी। चलिए तो सही आंसर आप लोग कर लिए होंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, सीपीआई। ठीक है, तो ये जो है सही सुमेलित है। बाकी देखिए डीएमके जो है, ये डीएमके 1964 नहीं 1949 में बना था, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। एनसीपी की अगर बात करेंगे, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये 1999 में। नेक्स्ट देखिए सीपीआई, ये तो सही है आपका। अगला जो है बीजेपी, ये 1985 नहीं 1980 में, भारतीय जनता पार्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 68। देखिए कथन कारण दिया गया, पहला है कि भारत में संविधान संशोधन की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। इसमें कथन कारण है, इसमें बताना है कौन सही है। देखिए सबसे पहला कथन तो यहाँ पे आप देखें तो ये क्लियरली गलत है। ठीक है, आप लोग आंसर किए होंगे। संविधान संशोधन आपको पता है शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, तो राष्ट्रपति को तो नहीं है। लेकिन संविधान संशोधन की बात भाग 20 अनुच्छेद 368 में कहा गया, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। तो ये यहाँ पे गलत हो गया, आर सही हो गया, तो ऐसे में ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? देखिए भाग 14 है, भाग 17, भाग 20 और भाग 21। तो ये जो है भाग 21 में इसका बात किया गया है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 में क्या उपबंधित करता है? ये क्लियरली आपको बताना है। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध,
संघ द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन करने में या उससे प्रभावी करने में सफलता का प्रभाव, आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। आर्टिकल जो है 365, संघ के द्वारा जो है आपका दिए गए निर्देश का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में सफलता का प्रभाव, ये आपको आर्टिकल 365 में बताया गया है। यानी ऐसा अगर कंडीशन बनता है तो राष्ट्रपति शासन जो है लगाने का क्या होगा, एक आधार होगा ये। अगला देखें, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून और राज्य के कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाती है तब क्या होगा। देखिए, केंद्रीय कानून राज्य कानून पे प्रभावी हो जाएगा, राज्य का कानून केंद्रीय पे प्रभावी हो जाएगा, राष्ट्रपति का निर्णय मान्य होगा या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मान्य होगा। देखिए सही आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए, केंद्रीय कानून राज्य कानून पे प्रभावी हो जाएगा। देखिए जब भी समवर्ती सूची में कोई विषय पर टकरात होगा तो केंद्र ही क्या होगा, वहां पे आपको ज्यादा मजबूत दिखेगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 72 पूछा गया है यहाँ पे कि कौन सा सही है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 सप्ताह के अंदर दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो अच्छा प्रश्न है, इसमें क्या सही कथन बताना है। देखिए सबसे पहले है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का शक्ति लोकसभा अध्यक्ष में है, तो ये तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, तो पहला सत्य हो गया। दूसरा देखें, विधेयक तो स्वीकार किए जाने के बाद 6 सप्ताह के अंदर दूसरे सदन में पारित किया जाना, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, आपको सही नहीं है। 6 सप्ताह के स्थान पे यहाँ पे 6 माह हो जाता तो सही हो जाता है, दोनों गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी। अगला देखें, अगला प्रश्न है, किसी मामले में एक उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए निम्न न्यायालयों में कौन सा लेख जारी किया जाता है। देखिए तो आप लोग आंसर सही कर लिए होंगे, प्रतिषेध ही हो जाएगा आपका। ठीक है, और आप देखेंगे तो कोई भी मामला हो, ठीक है, आर्टिकल जो है 226 अगर पढ़ेंगे तो उच्च न्यायालय में 5 प्रकार की रीट जारी करने की बात की गई है। ठीक है, उसमें आपका बंदी प्रतिष्करण है, परमादेश है, प्रतिषेध है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए निम्न न्यायालय के लिए ये आपको प्रतिषेध ही। अगला देखिए, कथन और कारण है। पहला इसमें पूछा है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। तो ये तो काफी आसान सा प्रश्न है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपका भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले के लिए किसी विदेशी शक्ति, क्योंकि भारत क्या है, आपका संपूर्ण प्रभुत्व है। प्रभुत्व का मतलब क्या होगा, टोटल निर्णय अपना अपने आप करेगा, किसी पे निर्भर नहीं है। तो ये हो जाएगा, ए आर सही हो जाएगा, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। अगला देखें, निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक निरोध किया जा सकता है। देखिए 60 दिन है, 90, 120 है और 160 दिन है। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 90 दिनों तक। ठीक है, 90 दिन या 3 माह तक जो है मैक्सिमम। अगला देखते हैं, तो हम लोग पॉलिटी का प्रश्न, राज्य व्यवस्था का प्रश्न देख रहे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का विनिश्चय किया जाता है केवल उच्च न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्वाचक मंडल की सलाह पे। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कभी विवाद होगा तो उसके लिए केवल और केवल क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय ही देखेगा उसको। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक कर दिया गया है। देखिए पहले अनुसूचित जाति जनजाति आयोग एक ही था, इसको अलग अलग कब कर दिया गया, ये पूछा गया है। तो कौन से संवैधानिक संशोधन में, तो ये जो है आपका 89वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये किया गया है। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया था, ये 2000 आपको 3 में। और इसी समय आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग कर दिया गया। 2004 में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन किया गया था। अगला देखते हैं 78, यहाँ पे देखिए विषय और अनुच्छेद है, तो ये मिलान करना है आपको। देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण कौन से अनुच्छेद में है, अनुपूरक अनुदान है, विनियोग अधिनियम है, धन विधेयक है। तो वार्षिक, देखिए बजट शब्द तो संविधान में कहीं है नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण वाली बात कहाँ कही गई है, आर्टिकल 100
12 में, तो ये तो 2 बन जाएगा। अनुपूरक अनुदान वाली अगर बात करें सप्लीमेंट्री ग्रांट की, तो ये 115 में। विनियोग अधिनियम, ठीक है, तो ये जो है 114 में। और धन विधेयक की बात करेंगे तो ये 110 में। तो 2431, 2431 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित पे विचार कीजिए। सही अग्रता क्रम इसमें लगाना है, वरीयता क्रम यहाँ पे बताना है। देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा के उपसभापति। देखिए इसमें जो है देखा जाए तो सबसे पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति आ जाएंगे, 2 बन जाएगा आपका। इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी 3। और नेक्स्ट उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये हो जाएगा 1। और राज्यसभा के उपसभापति यानी 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की है? तो पूर्व पूछा गया है, ठीक है, तो आप लोग आंसर किए होंगे 21 वर्ष था पहले, और ये संशोधन कर दिया गया और 61वां संविधान संशोधन करके। 61वां संविधान संशोधन हुआ कब था? ठीक है, ये आपका 1988 में। और इसी समय मतदान का उम्र 21 से घटा के क्या कर दिया गया था? 18 कर दिया गया था। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की किस शक्ति के अनुसार किसी दंड पे अस्थायी रोक लगा सकता है? यानी मृत्युदंड जैसी घटना हो तो अस्थायी रोक लगा सकता है। तो ये आपको पता है, प्रतिलंबन। देखिए राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में आपको पढ़ना है, आप जाके आर्टिकल 72 पढ़ सकते हैं। उसमें सारा दिया है कि राष्ट्रपति क्षमा या लघुकरण करना, परिहार करना, विराम करना, सब इसमें बताया गया है। और प्रतिलंबन की अगर बात करें या प्रविलंबन की बात करें तो ये प्रविलंबन भी लिखा रहे तो बात वही होगा। तो ये उस कंडीशन में होता है कि जब अस्थायी रोक लगाना होता है मृत्युदंड वगैरह पे। आगे देखें, नीति आयोग के बारे में बताना है यहाँ पे। सही कथन कौन सा है इसमें? यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक संविधिक संस्था है। सही कथन इसमें चुनना है। देखिए नीति आयोग के बारे में आप सभी को पता है कि एक जो है संविधानोत्तर जो है संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, तो पहला तो गलत बन जाएगा। ये एक संविधिक संस्था है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे में आंसर कौन सा बनेगा यहाँ पे? डी, ना तो 1 ना ही 2। देखिए नीति आयोग क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में निम्नलिखित में से कौन से तत्व जो है नीति निषेधक तत्व जोड़े गए? ये पूछा जा रहा है। समान आचार संहिता, शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। चलिए ऑप्शन आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, आंसर करें। देखिए सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए 2, 3 और 4, शोषण से बच्चों का, वयस्कों का सुरक्षा की बात की जाए, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता हो जाए, ये सब इसी में 42वां संविधान संशोधन में है, ठीक है। अगला देखते हैं। अच्छा, ये समान आचार संहिता जो है संविधान, मूल संविधान में ही अपने है और आर्टिकल 44 में है। ये पहले से ही है, संशोधन से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला देखिए, ये प्रश्न संख्या 84 है और यहाँ से साइंस का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग अभी तक हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए, पॉलिटी हो गया आपका, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ठीक है, ये चारों कंप्लीट हम लोग कर लिए, जो जीएस वाला होता है पार्ट। अब जो है ये लेक्चर का लेंथ भी लंबा हो रहा है, थोड़ा सा नॉइज भी है आज यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग 84 से लेके और 140 तक इसका पार्ट 2 हम बना देंगे। 84 से लेके 140 तक, बाकी जैसे आपको टेस्ट मिल रहा है मिलेगा, ये कुछ कारण बस हमको स्टॉप करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो बाकी अगले में हम लोग साइंस हो गया आपका, नेक्स्ट आपका करंट अफेयर हो गया, ठीक है। इसके अलावा यूपी स्पेशल हो गया आपका, मैथ रीजनिंग हो गया, ये सब जो है अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, नहीं, ठीक है, इसी का पार्ट 2 रहेगा। बाकी इसको आप लोग उम्मीद किए होंगे अच्छे से आप लोग सॉल्व किए होंगे, तो लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, जैसे कि हम इनिशियल में चर्चा किए थे, ताकि जो मैं प्रोग्राम के बारे में आप सभी को बता रहा था अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए, ताकि एक सही गाइडेंस के अभाव में कोई वंचित ना रह पाए, ठीक है। तो जब जैसे मैं पहले बता दूँ, कोई मेरे पास प्रॉपर टीम नहीं है या कोई डिजिटल ऑनलाइन कोई भी टीम नहीं है मेरे पास, तो आप ही लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो चाहे तो इसे शेयर कर सकते हैं आप लोग। और शेयर करने में आपका जो है बस कुछ सेकेंड ही जाएगा, लेकिन इससे
किसी का भला हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।